गुड इवनिंग, वेलकम टू सोना एजुकेशनल चैनल। आइए शुरू करते हैं क्लास 9th के जीव विज्ञान का पहला चैप्टर, जीवों की मौलिक इकाई। जीवों की मौलिक इकाई के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सजीव किसके बने होते हैं, कोशिका का संरचनात्मक संगठन, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका अंगक, गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राजधानियाँ और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। आइए शुरू करते हैं। कोशिका। कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने देखा था कि इनमें अनेक प्रकार के छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने अर्थात रॉबर्ट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा। सेल कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। आइए शुरू करते हैं। सजीव किसके बने होते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम या बैक्टीरिया हो सकती है। इन सजीवों को एकोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीव में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे फंजाई, कवक, पादप और जंतु। कोशिकाओं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं जैसे एकोशिकीय अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका। यदि कोशिका की संरचना की बात करें, आइए देखते हैं। कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। आपको दिख रहा होगा एनाटॉमी ऑफ प्लांट सेल, एनाटॉमी ऑफ एनिमल सेल। जो हमें ये वाला पोर्शन चित्र दिख रहा है ये आपका प्लांट सेल है, पादप कोशिका, और ये आपका जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर है। कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे जैसे प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उनकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव हैं। यदि प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, यह कोशिका की सबसे बाह्य परत है जो कोशिका के घटकों को बाह्य पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर जाने से रोकती है। इसका कार्य है यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। इसकी कोशिकाओं की झिल्ली को इसीलिए क्या कहा जाता है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आर पार जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त विसरण की प्रक्रिया के विषय में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। एकोशिकीय अवलवणीय जलीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का ही एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीव में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाह्य पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता भी प्रदान करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना या बाहर जाना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणु जैसे लिपिड, प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम
प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं, अर्थात माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीव में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। बाह्य पदार्थों को ग्रहण करना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही वह प्राप्त करता है। आइए बात करते हैं कोशिका भित्ति। तीसरा टॉपिक कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सन्निहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। तो यह घटना हमारी जीव द्रव्य संकुचन कहलाती है। कोशिका भित्ति पौधे, कवक, बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन अर्थात अल्प परासरणीय दाब विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है और कोशिका फूल जाती है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि आप कभी किशमिश के दाने को ले लें तो उसमें भी यही प्रक्रिया अल्प परासरणीय दाब प्रक्रिया दोहराई जाती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। आइए बढ़ते हैं चौथा टॉपिक केंद्रक। केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि आउटर एक स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर आ जा पाता है। केंद्रक में कुछ क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छायाकार दिखाई देते हैं और क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं और इस प्रकार क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं या उसके वर्णनात्मक खंड को हम जीन कहते हैं या उसके क्रमागत ढंग को हम जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजन नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमैटिक पदार्थों के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं। एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिकाएं विभाजित होने वाली होती हैं तो यह क्रोमोसोम संगठित हो जाता है। आइए बढ़ते हैं कोशिका द्रव्य। अगला टॉपिक कोशिका द्रव्य। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोशिका में एक बड़ा छेद दिखाई देता है जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव्य कहा गया। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। इनमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं, इन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। यदि कोशिका अंगक। अगला टॉपिक कोशिका अंगक। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थिर पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिसमें बहुकोशिकीय जीव की कोशिकाएं भी शामिल हैं को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सके। इन
विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोटीन या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम देख सकते हैं। आइए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अंतःद्रव्य जालिका। अंतःद्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीड का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैले की तरह दिखाई देती है। अंतःद्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतःद्रव्य जालिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली अंतःप्रद्रव्य जालिका को खुरदुरी अंतःजालिका कहा जाता है। दूसरा चिकनी अंतःद्रव्य जालिका RER RER की बात करें तो RER खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदुरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे रहते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होते हैं, इसलिए यह संरचना इस प्रकार की दिखाई देती है। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। गोल्जी उपकरण। यदि गोल्जी उपकरण की बात करें, गोल्जी उपकरण का पहला विवरण या सबसे पहले इसकी खोज कैमिलो गोल्गी के द्वारा की गई। कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की, तब यह उन्होंने एक युक्त पुटिका के रूप में देखा जो एक दूसरे को समांतर रूप से सटे हुए रहती है और यह जिसे हम कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका से होता है और इसलिए जटिल कोशिका झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। यदि हम गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर की देखें तो इसमें गोल्जी एपरेटस, प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड फिजन फॉर्म्स ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम्स प्रेजेंट रहता है। आपको फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक लाइसोसोम की ओर। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कटहल का स्ट्रक्चर रहता है। ये एनाटॉमी ऑफ द लाइसोसोम्स। Plasma membrane also present in lysosome and lipids bilayers also present in lysosome and hydrolytic enzyme mixture also present in inner portion of lysosomes and glycoside membrane transport proteins also present in outer portion of lysosome। यदि हम लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम कोशिका का अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। लाइसोसोम बाह्य पदार्थों के कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं और कोशिका के अंदर आने वाले बाह्य पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। कोशिकीय उपापचय में यह व्यवधान के कारण जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त और या मृत हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को पाचित कर देता है, इसीलिए कोशिका को आत्मघाती थैली कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का विद्युत घर है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ATP कोशिकाओं की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने और यांत्रिक कार्य के लिए ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। बाह्य झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय ATP बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक प्लास्टिड और रसधानियाँ। प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। प्लास्टिड प्रक्रिया पादप कोशिकाओं में स्थिर होती है। प्लास्टिड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट श्वेत और रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले नारंगी रंग के वर्णक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्राथमिक रूप से
अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। यदि क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो प्रेजेंट आउटर मेम्ब्रेन्स एंड ग्रेनम एंड ल्यूमेन एंड स्ट्रोमा इन मेम्ब्रेन एंड टाइक्लॉइड। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक, रसधानियाँ। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानियों की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। आइए बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। अध्याय के अंत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। लिपिड, जो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाह्य वातावरण से नियमित करती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला पॉइंट, पादप की कोशिकाओं में स्थिर कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरणीय दाब घोल माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती है। अगला पॉइंट, यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। यदि ईआर एंटीरेटिकुलम की बात करें, अंतःप्रद्रव्य जालिका की बात करें, तो अंतः कोशिकाएं परिवहन तथा उत्पादन सतह के रूप में कार्य करता है। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। अगला पॉइंट, कोशिका अधिकांश पदार्थ कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टेड, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। यदि क्रोमोप्लास्ट की बात करें, क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना। यदि ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, इसका प्राथमिक कार्य है संचयन करना। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रक रसधानी होती है। यह कोशिका की स्थिति को बनाए रखती है और यह अवशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का भी संचयन करती है। लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली